हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 30 जुलाई 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप यहां पे देख सकते हैं दो बेस्ट इमेजेस, लेकिन हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 साल का बाय करें, उनको फायदा मिलेगा। और 90 से 95% तक करंट अफेयर्स आपको वो मिलेंगे जो आपके एग्जाम में होंगे और हमारे द्वारा करवाए होंगे। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन ये करंट अफेयर किस तरह से कवर होगा, आपको डेली सेक्शन मिलेगा। डेली में 3 तरह की चीजें होंगी, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक होगा क्विज जो कि डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, वीकली में भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, और एक होगा क्विज जो आपकी आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन होगा, मंथली में 4 तरह के सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, बेस्ट 100 करंट अफेयर मिल जाएंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर। और एक होगी दोस्तों पॉकेट पीडीएफ जिसमें आपको 2 लाइन या 3 लाइन में करंट अफेयर्स मिलेंगे और आप उसको अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। आपकी प्रेपरेशन को और बेहतर करने के लिए हम आपको प्रोवाइड करें टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आ रहे हैं जो हर एग्जाम में आपको काम आएंगे। मतलब एक ही टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी वो आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी। तो आप इन पीडीएफ का यूज कर सकते हो जिस भी टॉपिक को आपने रिवाइज करना है। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है तो आपको 3 चीजें मिलेंगी, डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर ओनली बैंकिंग एंड इकोनॉमी का। एक होगा क्विज सेक्शन दोस्तों, वो भी बैंकिंग एंड इकोनॉमी का होगा, लेकिन आप मंथली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो उसको। जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए एग्जाम पीडीएफ का यूज करें। स्पेशल करंट अफेयर आपको मिलेंगे, उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा। डिटेल तो होगी ही होगी, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो एग्जामिनर यहां से पूछ सकता है। और अगर आप अपने स्टेट की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आपको ये स्टेट करंट अफेयर की जरूरत पड़ेगी। तो हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है दोस्तों इन टॉपिक्स के लिए, सिर्फ आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी करंट अफेयर सेक्शन में। और दोस्तों उसके बाद अपने लॉगिन करना है ईमेल आईडी के थ्रू, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है। उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। और गाइस अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई क्वेरी है, तो इस नंबर पे और इस ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर जो है 30 जुलाई 2021 का। लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपने लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। तो पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज बिकम द ओनली सिटी, ओनली सिटी ध्यान देना इस वर्ड के ऊपर, ओनली सिटी फ्रॉम इंडिया टू बी सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। तो आपने याद रखना है ये बात किसकी हो रही है, क्लीन एयर की हो रही है, एयर पोल्यूशन को कम करना है। तो उस सिटी को चुना गया है इंडिया में से, पूरे वर्ल्ड में से 2 सिटीज इंपॉर्टेंटली चुनी गई हैं, एक इंडिया में है, एक इंडोनेशिया में है। हमने इंडिया वाली पूछा है तो इंडिया वाली का आंसर क्या होगा, इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, इंदौर। तो आंसर क्या होगा, इंदौर होगा। तो आप देख सकते हो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वो इंडिया की ऐसी ओनली सिटी बन चुकी है जो कि क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में शामिल हो चुकी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, मतलब यूएसएड की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया है। और भी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें पार्टनरशिप किया है, लेकिन मेन ऑर्गेनाइजेशन यूएसएड है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा, वाशिंगटन डीसी मिलेगा। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए ये प्रोजेक्ट, ये याद रख सकते हो आप। और इसमें 2 सिटीज में बता चुका हूं, एक तो इंदौर इंडिया से चुनी गई है और जकार्ता इंडोनेशिया से चुनी गई है। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि और कंट्री की कौन सी सिटी है इसके अंदर। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो यूएसएड होगा और उसके पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो लोकल कम्युनिटीज के साथ, लाइक इंदौर की लोकल कम्युनिटी, जकार्ता की लोकल कम्युनिटीज के साथ काम करेंगी और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि किस तरह से पोल्यूशन को आप कम कर सकते हो। और सॉल्यूशंस बताए जाएंगे और सॉल्यूशन पूछे जाएंगे कि किस तरह से हम जो है वो हेल्दियर एयर और क्लीन एयर को प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब उसको बना सकते हैं। और इसमें रूट कॉजेज को ढूंढा जाएगा, जिससे पोल्यूशन हो रहा है उसको खत्म किया जाएगा, इससे हम एक क्लीन एयर एनवायरनमेंट को खड़ा कर सकते हैं। तो इसमें 2 सिटीज, एक हमारे पास कौन सी है, जकार्ता, एक है इंदौर, और एक इंडोनेशिया में है, एक कहां पे है, इंडिया में। और याद रखना है ये प्रोग्राम किसके द्वारा है, यूएसएड की तरफ से 5 साल का ये प्रोग्राम है। और किस काम के लिए है, क्लीनर एयर के लिए।
अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। विच टाइगर रिजर्व हैज वन द नेटवर्स्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021। तो यहां पे एक अवार्ड की बात हो रही है, ये है नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021। ये एक टाइगर रिजर्व को मिला है इंडिया के, और ये उनको मिला है उनके टाइगर रिजर्व के लिए या कंजर्व करने के लिए बेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो दोस्तों याद रखना है, बेस्ट मैनेजमेंट के लिए अवार्ड मिलता है सतपुरा टाइगर रिजर्व को। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। कहां पे है सतपुरा टाइगर रिजर्व? मध्य प्रदेश के अंदर। तो आंसर क्या हो गया? सतपुरा। तो आप देख सकते हो सतपुरा टाइगर रिजर्व जो कि एक लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो नेटवेस्ट अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है उनको। कौन सी कैटेगरी के अंदर? अर्थ गार्डियन कैटेगरी के अंदर, बेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। और ये अवार्ड दोस्तों रिकॉग्नाइज करता है और उन लोगों को ऑनर करता है, इंडिविजुअल्स को या इंस्टीट्यूशंस को, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करके जो है वो इकोसिस्टम को बचा के रखा है, उसको और भी ज्यादा बेहतर बनाया है। और यह है सतपुरा टाइगर रिजर्व की अथॉरिटी, जिन्होंने उसको बेस्ट मैनेजमेंट के लिए जिनको अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो याद रखना है सतपुरा टाइगर रिजर्व। पहले इस अवार्ड को दोस्तों अभी तो आप इसका नाम पढ़ रहे हो कौन सा? नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड, लेकिन इससे पहले इस अवार्ड को जाना जाता था आरबीएस अर्थ हीरोज अवार्ड के नाम से। लेकिन 2011 से यह अवार्ड दिया जा रहा है। अब इसका नाम क्या है? नेटवेस्ट अर्थ हीरोज अवार्ड। और दोस्तों याद रखना है मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो और भी टाइगर रिजर्व हमारे पास आ जाते हैं। हमारे पास पेंच टाइगर रिजर्व आ जाएगा, हमारे पास कान्हा टाइगर रिजर्व जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हमारे पास आ जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व आ जाएगा, और संजय दिब्रू भी आ जाएगा। संजय दुबरी या कह सकते हो टाइगर रिजर्व। तो ये 5 तो आप यहां पे लिख रहे हो, छठा जो है वो सतपुरा टाइगर रिजर्व हो गया। तो 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के बारे में याद रख सकते हो, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो शिवराज चौहान जी हैं, और गवर्नर जो हैं वो नए अपॉइंट किए गए हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। अगले क्वेश्चन के ऊपर, Who is appointed as the new Chief Executive Officer of भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था, जिसके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट्स आप कर सकते हो, और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको अपॉइंट किया गया है? नुपुर चतुर्वेदी को अपॉइंट किया गया है। नुपुर चतुर्वेदी पहले भी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुकी हैं। ये एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ काम कर चुकी हैं, पेयू के साथ काम कर चुकी हैं, मतलब उनकी भी एग्जीक्यूटिव रह चुकी हैं। तो इनको अपॉइंट किया गया है इस पोजीशन पे। तो याद रखना है दोस्तों आपने। तो भारत बिल पे अपॉइंट्स पेयूस नुपुर चतुर्वेदी एज द न्यू सीईओ। याद रख सकते हो। इससे पहले कौन था सीईओ? AR रमेश थे। तो आपको फॉर्मर पूछा जा सकता है, तो याद रखना फॉर्मर कौन था? AR रमेश। और जो ये हमारे पास सिस्टम है पूरा का पूरा जो बनाया गया है, लाइक आप कह सकते हो कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम या बिल पे सिस्टम, और ये बिल पेमेंट सिस्टम कंसेप्चुअलाइज्ड आइडिया किसका था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन इसको आगे किसने बढ़ाया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके हेड कौन है? दिलीप असबे। याद रखोगे आप दिलीप असबे का नाम। और दोस्तों रिसेंटली एक बात और बताना चाहूंगा कि अप्रैल 2021 की ही बात है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो उन्होंने ट्रांसफर किसको कर दी है? NBBL को ट्रांसफर कर दी है, जिसका नाम है NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड। तो एक नई सब्सिडरी है NPCI की, तो सारी बिल पेमेंट्स यहीं देखेंगे। तो याद रखना है जितनी भी चीजें मैंने बताई, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टीवी नरेंद्रन बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, 1 साल के लिए 2021-22 के लिए। विश्ववीर आहूजा ये रिसेंटली अपॉइंट किए गए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन से बैंक के? RBL बैंक के, ये भी याद रखोगे। हितेंद्र दवे बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, सीईओ अपॉइंट किए गए हैं रिसेंटली HSBC इंडिया, मतलब हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आपने याद रखना है कि तीनों अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट खत्म कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम प्री समिट 2021 कौन सी कंट्री ने होस्ट की है? तो यहां पे बात कर रहे हैं फूड सिस्टम प्री समिट 2021, और ये कौन सी कंट्री ने होस्ट की है? ये यूनाइटेड नेशंस ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, और एक कंट्री ने भी साथ में ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की तो समिट है, वो तो ऑर्गेनाइज करेगा ही करेगा। कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया? इटली ने। लेकिन ये हाइब्रिड फॉर्म में हुई है, मतलब ऑनलाइन हुई है ये, तो आपने याद रखना है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ये हुई है। हाइब्रिड का मतलब है ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से। तो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया होगा? क्योंकि फूड समिट है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी। आप हंसता हुआ चेहरा इनका देख सकते हो, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े मिनिस्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन ये खुश हैं क्योंकि इनको नहीं हटाया गया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो इंडिया ने की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम लेके चल रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन के ऑलरेडी है, 2030 तक हम उसको कवर करेंगे। और स्पेशली इंडिया के कहने से यूनाइटेड नेशन ने यह एक्सेप्ट किया है कि हम 2023 को
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कर सकें। तो ये कहा गया है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स आपने डिक्लेयर करना है। इवन नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया कि हमने क्या क्या काम जो है वो किए हैं एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा कि हमने एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है जो कि 1 लाख करोड़ रुपए का हमने बनाया, इससे हम और भी आगे काम कर सकते हैं। 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मर्स को एजुकेट करेंगी, उनके प्रोडक्ट्स को आगे बेचेंगी। 8,000 तो इंडिया में बनी चुकी हैं ऑलमोस्ट, और 10,000 बनाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसके तहत 6,000 रुपए जो है वो हर साल जो है वो दिए जाएंगे, जिसमें से 1.37 लाख करोड़ रुपए जो है वो दिए जा चुके हैं, जिसमें 11 करोड़ फार्मर्स को फायदा हो चुका है। परंपरागत कृषि विकास योजना जिसमें जो है वो हम ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को यूज करके ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस करेंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड इसके अंदर दिया जाएगा, और भी बहुत से इनिशिएटिव जो है वो इंडिया ने स्टार्ट किए एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपनी हाईलाइट्स यहाँ पे बताई हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, यूनाइटेड नेशन की फूड समिट, प्री समिट जिसको कहेंगे, वो इटली के अंदर हुई है। और दोस्तों यूनाइटेड किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, क्योंकि एक तो G7 की अध्यक्षता है इसके पास, और एक यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है दोस्तों, जिसको COP26 के नाम से जाना गया है, ये होने वाली है यूनाइटेड किंगडम में। और एग्जैक्ट जगह कौन सी है, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। सिंगापुर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होस्ट कर रहा है इस साल का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 सिंगापुर होस्ट कर रहा है। इंडिया दोस्तों ब्रिक्स जो है वो हमारा प्यारा भारत इस साल होस्ट कर रहा है 2021 में, ये अध्यक्षता ले रहे हैं। तो याद रखना है, और भी याद रख सकते हो आप, लाइक G20 की याद रख सकते हो, G20 की इटली के पास है। और दोस्तों आप याद रख सकते हो एशियान की ब्रुनेई के पास है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सारी कवर कर लेंगे हम, और धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। Who is appointed as the डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आ चुकी है, चाहे उतना ही क्वेश्चन याद कर लें जितना आपको ऑप्शन में दिख रहा है। और जो हमारी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो चेयर करते हैं, और उन्होंने अपॉइंट किया है नसीर कमल को एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। सी आंसर होगा, जो कि एक IPS ऑफिसर हैं 1986 बैच के, और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। यहां पे समझो, उत्तर प्रदेश के बंदे को अपॉइंट किया गया है, नसीर कमल को। क्यों अपॉइंट किया गया है, यूपी में इलेक्शन है 2022 में, तो इससे याद रहेगा आपको। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं सब 2022 के इलेक्शंस को देख के हो रही हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे बातों को। और मैंने पहले भी एक बात आपको बताई थी लॉजिकली, कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो भी 3 बंदे काम कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या 2 इलेक्शन कमिश्नर, उनका कहीं ना कहीं से संबंध कहां से है, यूपी से। वो काम कर चुके हैं यूपी के अंदर। तो देख सकते हो आप किस तरह से इसको जो है वो लाइक आगे बढ़ाया जा रहा है। चलो, हमने तो नसीर कमल का नाम याद रखना है, हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन जो सिक्योरिटी है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है, जिसके आजकल हेड कौन है, हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये भी याद रख सकते हो, मध्य प्रदेश से। तो बाकी अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलदीप सिंह 2 पोजीशंस, रिसेंटली हम एक CRPF डे करके हटे थे, तो ये डायरेक्टर जनरल है दोस्तों CRPF के, एक तो ये याद रखोगे। और सेकेंडली आपने याद रखना है कि इनको रिसेंटली एडिशनल चार्ज दिया गया था डायरेक्टर जनरल का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। नेक्स्ट चंद्रशेखर घोष, ये रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं MD और CEO किसके, बंधन बैंक के दोस्तों, बंधन बैंक के। JB मोहापात्रा, एडिशनल चार्ज इनको दिया गया था किसका, CBDT का। चेयरमैन बनाए गए CBDT के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, JB मोहापात्रा। तो ये भी आप याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फैम पे इन पार्टनरशिप विद विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस प्रीपेड कार्ड। दोस्तों नंबर ही नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर, फॉर टीनेजर्स विद पर्सनलाइज्ड डूडल। आप अपनी फोटो लगा सकते हो, आप अपने कोई भी स्नैप लगा सकते हो, पर्सनलाइज कर सकते हो कार्ड को। वो तो पहले से काफी बैंक्स दे रहे हैं, लेकिन इस कार्ड के ऊपर नंबर नहीं लिखा हुआ, तो मतलब नंबर से ट्रांजैक्शन नहीं होगी। नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। तो नंबरलेस प्रीपेड कार्ड, और ये पहला है वीजा का। वीजा का पहला नंबरलेस प्रीपेड कार्ड है दोस्तों, याद रखना है। फैम पे के साथ मिलके जो है वो इन्होंने उसको लॉन्च किया। इस तरह का ये दिखेगा, देखो कोई नंबर नहीं है इसके ऊपर, वीजा का लोगो है बस, और आप कह सकते हो फैम पे का लोगो है, बस एक चिप यहाँ पे लगी हुई है, उसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। वीजा का फर्स्ट नंबरलेस कार्ड 2 डिफरेंट वेरिएंट्स में ये आपको मिल जाएगा। फैम कार्ड जो कि सिंपल होगा, फैम कार्ड मी जो कि पर्सनलाइज्ड होगा, जिसमें आप अपने डूडल्स जो है वो लगा सकते हो, फोटो लगा सकते हो, कुछ और लगा सकते हो। और नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपनी पेमेंट जो है वो कर सकते हो कॉन्टेक्टलेस ऑन दी वीजा नेटवर्क इन इंडिया। मास्टर कार्ड तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि मास्टर कार्ड को तो अब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया RBI ने, तो बहुत मुश्किल है कि मास्टर कार्ड जो है वो दोबारा से फिर से मार्केट में आए। और बहुत सी जो बैंक्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वो तोड़ रहे हैं मास्टर कार्ड के साथ, तो अभी वीजा ही चलेगा बस। तो ये आपने याद रखना है।
तो अब इसका यूज करके जो है वो मतलब आप जो है वो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट तो कर ही सकते हो, और इसको असेस कैसे कर सकते हो, जो फैम पे की एप्लीकेशन है, ऑनलाइन इवन ऑफलाइन पेमेंट मेथड में आप इसका यूज कर सकते हो, और उस एप्लीकेशन से जो है वो आप जो है वो इस कार्ड का ऑर्डर भी कर सकते हो और पर्सनलाइज कर सकते हो। 200 प्लस डूडल्स जो हैं, सिग्नेचर्स जो हैं, वो आप यहाँ पे जो है वो अपलोड करके इसको डिजाइन कर सकते हो। तो ये याद रखना है। और रिसेंटली HDFC आर्गो जनरल इंश्योरेंस ने भी एक वीजा के साथ पार्टनरशिप किया है कि जो आप कह सकते हो वीजा बिजनेस कार्ड होल्डर्स हैं, जो कि MSMEs यूज कर रही है, आप कह सकते हो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इसको यूज कर रहे हैं वीजा बिजनेस कार्ड को, तो उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। और इंश्योरेंस कौन देगा? HDFC आर्गो। और यहाँ पे कौन से कार्ड को देगा? वीजा के जो कार्ड होल्डर हैं, स्पेशली बिजनेस कार्ड होल्डर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन यहां पे आपने एक चीज को याद रखना था वीजा के बारे में। यस दोस्तों, वीजा के बारे में जरूर याद रख लियो। वीजा का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे मिलेगा आपको? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसके चेयरमैन और CEO कौन है? एल्फ्रेड एफ कैली जूनियर। सिर्फ आप एल्फ्रेड एफ कैली याद कर लें। अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच कंट्री प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर? दोस्तों एक वर्ड लगा हुआ है क्लीन, और ऊपर से हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की। इसका मतलब इसमें कोई ऐसा मिनरल यूज किया जाएगा जिसमें आप कह सकते हो कि पोल्यूशन कम होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो आगे न्यूक्लियर वेपन बनने में भी सक्षम नहीं रहेगा। और ये कंट्री कौन सी है दोस्तों? चाइना। चाइना ने अपना प्लान जो है वो बताया है कि किस तरह से वो वर्ल्ड का फर्स्ट क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बनाएंगे और किस तरह से वो काम करेगा। और इसमें दोस्तों वो यूरेनियम नहीं यूज करेंगे, यूरेनियम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यूरेनियम न्यूक्लियर वेपन्स में कन्वर्ट हो सकता है। इसमें वो यूज करेंगे लिक्विड थोरियम। याद रखना है कौन सा यूज करेंगे? लिक्विड थोरियम। तो खास बात क्या है कि एक तो थोरियम जो है वो ऑलमोस्ट अवेलेबल है, अबंडेंट है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा है, और यूरेनियम से सस्ता भी है, और इसको इजीली जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता जिस तरह से यूरेनियम को किया जा सकता है। तो पहला फायदा तो आपको यहां से हो गया। दूसरा, इसको किसने बनाया है? शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स ने इसको बनाया है, और इन्होंने ये कहा है चाइना ने कि हम इसका अगस्त में पहला फेज बना देंगे, सितंबर में पहले फेज की टेस्टिंग हो जाएगी, लेकिन फुल फ्लैश्ड जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर होगा ये 2030 तक तैयार होकर बनेगा। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि इतना टाइम लगेगा इसको बनने में। और इसमें दोस्तों पानी का यूज नहीं हो रहा कूल करने के लिए, इसको कूलिंग इफेक्ट देने के लिए मोल्टन सॉल्ट का यूज हो रहा है। मतलब मोल्टन सॉल्ट का फायदा क्या होगा कि अगर बाय चांस ये लीक कर भी जाता है तो मोल्टन सॉल्ट जो है वो इफेक्टली इसको ठंडा कर देगा और थोरियम को वहीं पे सील कर देगा। थोरियम मतलब बाहर नहीं आ पाएगा, सॉल्ट का ये फायदा हो जाएगा। अदरवाइज थोरियम वाटर के साथ बाहर आ जाता अगर लीक कर जाता, लेकिन मोल्टन सॉल्ट जो है वो उसको रोक लेगा, वहीं पे फ्रीज कर देगा, जिसके कारण जो है वो थोरियम और मोल्टन सॉल्ट दोनों ही बाहर नहीं आएंगे और किसी भी तरह के एडवर्स इफेक्ट से बचा जा सकता है। तो मतलब ये एक सेफर ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पे इसको जाना जाएगा, और इसकी जो रेडिएशंस होंगी वो भी लेस इफेक्टिव होंगी जो एनवायरनमेंट को खराब करेंगी। तो अब कह सकते हो कि हर तरह से ये फायदा अभी तक दिख रहा है, लेकिन जब सामने आएगी टेस्टिंग उसके बाद थोड़ा सा आइडिया होगा। लेकिन आप याद रख सकते हो ये डेजर्ट में भी बनाया जा सकता है, प्लेन में भी, क्योंकि पानी की तो जरूरत ही नहीं है, मोल्टन सॉल्ट ही चाहिए, तो इसका मतलब कहीं पे भी लगाया जा सकता है। और थोरियम बहुत बड़ी बात है कि इसका यूज किया जा रहा है, क्योंकि थोरियम इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें लार्जेस्ट रिजर्व है दोस्तों थोरियम के पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया तो बाय डिफॉल्ट इसको यूज कर सकता है आराम से। और ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव सिल्वरली मेटल आप कह सकते हो हमारे पास मिनरल है जो कि मोनाजाइट सैंड में आपको मिल जाएगा। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। अदरवाइज बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल चुकी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूग्स Communication India has made a deal with which bank to connect branches of bank across India using a satellite based connectivity solution। मतलब जो हमारे पास ये ह्यूज है, ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया, ये सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, मतलब बैंक को इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। कौन से बैंक को करेंगी? बैंक ऑफ इंडिया को। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूग्स कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज फर्म है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है कनेक्टिंग सर्विसेज की, और 1800 ब्रांचेस को कनेक्ट करेगी ये बैंक ऑफ इंडिया के अक्रॉस इंडिया यूजिंग सैटेलाइट। मतलब उनको इंटरनेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बेहतर स्पीड के साथ उसको कनेक्ट किया जाएगा।
और दोस्तों ये खास करके उन एरियाज को कनेक्ट करेगी जो रूरल एरियाज होंगे, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, अर्बन में तो कोई खास प्रॉब्लम है भी नहीं। और ये जो हमारे पास ह्यूज कम्युनिकेशन है, ये नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी अपने ह्यूज जुपिटर सिस्टम के थ्रू, जो कि राउटर, गेटवे, नेटवर्क मैनेजमेंट, हाई परफॉर्मेंस देगा। और इस सर्विसेज से जो है वो ऑलरेडी 1800 ब्रांचेस को कनेक्ट करने का जो प्रावधान है वो पास हो चुका है। और दोस्तों ऑलरेडी ये जो ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये 30,000 ब्रांचेस को कनेक्ट कर चुकी है। 30,000 ब्रांचेस और 40,000 एटीएम्स को कनेक्ट कर चुकी है 30 नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक्स के। तो मतलब इनके ऑलरेडी अलग अलग बैंक्स के साथ टाई अप हैं और उसमें ऑलरेडी ये सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। अब इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये साइन किया है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? गुरुग्राम के अंदर, मतलब हरियाणा के अंदर। बैंक ऑफ इंडिया के बारे में याद रखेंगे, कब स्टैब्लिश हुआ? 1906 में। हेडक्वार्टर कहां पे? इसका मुंबई में। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? अतानु कुमार दास। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डिजिटल पेमेंट ऑफ द कंट्री हैव रिकॉर्डेड ए ग्रोथ ऑफ हाउ मच इन फाइनेंशियल ईयर 21 अकॉर्डिंग टू आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो आरबीआई ने एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी किया है। याद रखना है ये एक साल में जो है वो कितने बार आता है? 2 बार आता है ये इंडेक्स, जिसमें ये आइडिया लगाया जाता है, इसमें एक ग्रोथ रेट जिसमें डिजिटल पेमेंट्स के बारे में बताया जाता है। और आपको पता है कि कोविड के कारण फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स हुई होंगी, क्योंकि हम सब लोग जो है वो डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है दोस्तों। 30.2% या एग्जैक्ट भी याद रख सकते हो 30.19%। तो 30.2% फाइनेंशियल ईयर 21 में डिजिटल पेमेंट्स की वृद्धि हुई है, आरबीआई का डेटा ये बताता है। और ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? आरबीआई। सेमी एनुअली है, साल में 2 बार किया जाता है। पहली बार जनवरी 2018 में इसका ट्रेंड जो है वो स्टार्ट किया गया था आरबीआई की तरफ से। 5 डिफरेंट पैरामीटर्स को देख के ये बताया जाता है, लाइक पेमेंट इनेबलर्स, कौन कौन पेमेंट कर रहा है, डिमांड साइड फैक्टर्स कितने हैं, सप्लाई साइड फैक्टर्स क्या हैं, पेमेंट परफॉर्मेंस क्या है, फेलियर कितना है, कंज्यूमर सर्टेनिटी कितनी है, लोगों को कितना अवेयरनेस है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो इसमें देखे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। सिर्फ यहां पे एक डाटा याद रखना है, 30.2%। नेक्स्ट, विच बैंक एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस साइंड को लेंडिंग एग्रीमेंट फॉर दी होम लोन्स। तो सबसे बड़ी बात है कि को लेंडिंग जो मॉड्यूल है वो क्या होता है, या को लेंडिंग मॉडल क्या होता है। तो होम लोन्स के लिए दिया जा रहा है, और इसमें एक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, मतलब ये एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एक बैंक है। तो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि अगर बैंक और एनबीएफसी जो मतलब एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होगी, अगर वो को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन करती हैं, तो मिनिमम टू मिनिमम 20% अपनी बुक्स के अंदर जो शो करेगा वो एनबीएफसी करेगा, 80% जो है वो बैंक कर सकता है। ये मतलब रिसेंटली गाइडलाइंस आरबीआई की तरफ से दी गई हैं। और ये बैंक कौन सा है दोस्तों? यस बैंक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। तो इसका मतलब 80% पैसा बैंक दे सकता है और 20% पैसा जो है वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को देना ही होगा, होम लोन्स को और अफोर्डेबल बनाने के लिए, ताकि वो लोग भी घर खरीद सके जो कि लो इनकम सैलरी से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका भी सपना पूरा हो जाएगा। और रिटेल होम लोन कस्टमर्स को वो लेके आ सकते हैं, कंपिटिटिव इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती हैं। और लेकिन इसमें कंडीशन है दोस्तों, आपने याद रखना है कि को लेंडिंग मॉड्यूल के अंदर फॉरेन बैंक्स अलाउड नहीं हैं अगर उनकी ब्रांचेस 20 से कम हैं। वो फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है वो को लैंडिंग मॉडल के अंदर शामिल नहीं हो सकते, मतलब वो किसी भी एनबीएफसी के साथ टाई अप नहीं कर सकते। तो इस बात को आपने याद रखना है। यस बैंक के बारे में याद रखेंगे, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। एमडी और सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार हैं दोस्तों। और टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। और एक और टैगलाइन है, इंडिया बोले यस, इंडिया बोले यस। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज याद रखना है। हेडक्वार्टर कहां पे? इसका मुंबई, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे, अभी हम टाइगर रिजर्व की बात कर चुके हटे हैं, सतपुरा की बात करके हटे हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल टाइगर डे को कब मनाया जाता है? और दोस्तों ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। याद रखना है, इसको वर्ल्ड टाइगर डे भी कहा जाता है। 2021 का 29 जुलाई को मनाया गया। और आपने याद रखना है इसका संबंध है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन से। आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो ये किससे है? टाइगर कंजर्वेशन से। ये एक इंटरनेशनल टाइगर फोरम साइन हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर, और इसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि हम एक ग्लोबल टाइगर डे बनाया करेंगे टाइगर कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए। और वो कब मनाया करेंगे? 29 जुलाई को।
और ये 2010 में ये सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुई थी। एक तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो गया, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ हो गया। और लार्जेस्ट टाइगर रेंज कंट्री के अंदर जो है वो मतलब इंडिया ही है। पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा 2967 आप देख सकते हो नया डाटा के अकॉर्डिंग, और एकदम से टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी और 70% पॉपुलेशन जो वो इंडिया में ही रिजाइड करती है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अपने टाइगर्स की संख्या बढ़ाने के लिए एक इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया गया था, क्योंकि टारगेट था कि 10 साल के अंदर पॉपुलेशन को डबल करना है, इन्होंने 4 साल के अंदर ही कर दिया गया था यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। और आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बात कर रहा हूं टाइगर रिजर्व्स की, या मैं वैसी बात कर रहा हूं टाइगर्स की पॉपुलेशन की, तो सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहां पे मिलेगी? मध्य प्रदेश के अंदर। 526 टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। दूसरे नंबर पे कर्नाटका 524, 2 कम है, बस इतना याद रखना है। और 1973 में हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर। और इसी ईयर में रॉयल बंगाल टाइगर को हमने नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था, इसी प्रोजेक्ट टाइगर के चलते हुए। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं, 6 टाइगर रिजर्व्स आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिलेंगे, कान्हा, बांधवगढ़, संजय टाइगर रिजर्व, पन्ना, सतपुरा और पेंच टाइगर रिजर्व। तो मैं ऑलरेडी इनके बारे में बात कर चुका हूं। संजय, दुबरी ये वही है, याद रखना है। और पेंच स्मॉलेस्ट है और सतपुरा लार्जेस्ट है। और मध्य प्रदेश के बारे में भी आज जिक्र कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। इंडिया बिकम्स डैश लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स होल्डर ग्लोबली। इंडिया पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर का कंट्री है जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज्यादा हैं? तो इंडिया चौथे नंबर का कंट्री है ऐसा। और इंडिया के पास टोटल कितने आप कह सकते हो फॉरेन रिजर्व हैं? ऐसे इंडिया के पास हैं 612.73 बिलियन, इतने फॉरेन रिजर्व हैं इंडिया के पास। तो ये बिल्कुल अपडेटेड डाटा है, ये 16 जुलाई तक का अपडेटेड डाटा है अकॉर्डिंग टू आरबीआई। और दोस्तों याद रखना है आपने कि इंडिया में रिसेंटली जो है वो ऑलमोस्ट 835 मिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरेन रिजर्व के अंदर हम किस किस चीज की बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स की, हम फॉरेन करेंसी एसेट्स की बात कर लेते हैं, इसमें गोल्ड रिजर्व्स की बात कर लेते हैं, और कंट्री का आप कह सकते हो रिजर्व पोजीशन, कंट्री रिजर्व पोजीशन किसके साथ? आईएमएफ के पास जो पैसा पड़ा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीजों को मिला के हम क्या कह देते हैं? लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व जो है इंडिया का वो 4th पोजीशन पे पहुंच चुका है। और पहली पोजीशन पे कौन है दोस्तों? चाइना। और आप सुन के शायद हैरान रह जाओ कि उसका फॉरेन रिजर्व कितना है? 3349 बिलियन डॉलर। इंडिया का कितना है? 612, ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा है, ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा। दूसरे नंबर पे कौन सा है? जापान है दोस्तों, उसका ऑलमोस्ट 1376 बिलियन डॉलर है, जो कि इंडिया से ऑलमोस्ट डबल है। और तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है, 4th पे इंडिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना का सबसे ज्यादा, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड, फिर इंडिया, और इंडिया ने ओवरटेक किसको किया? रशिया को ओवरटेक किया है, ये आपने याद रखना है। और इंडिया में गोल्ड रिजर्व्स कितने हैं? 501.83 मेट्रिक टन। और सबसे ज्यादा गोल्ड और रिजर्व्स कहां पे पड़े हुए हैं? वो है बिहार। जान के फिर से हैरानी हो रही है, 44% जो है वो गोल्ड और रिजर्व्स कहां पे है? बिहार। और वन ऑफ द पूरेस्ट स्टेट है इंडिया के अंदर, उड़ीसा, बिहार, ये पूरे स्टेट्स में से एक नाम है। राजस्थान 25% गोल्ड और रिजर्व्स पड़े हुए हैं राजस्थान। कर्नाटका 21% गोल्ड और रिजर्व्स हैं। तो इन चीजों को आपने याद रखना है, ये आपको कभी ना कभी काम जरूर देंगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन पिक्चर से करोगे। एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात कर दी है, जो कि बजट में भी अनाउंस की थी निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी है 2020 की, उसके अंदर भी शामिल किया गया है, ताकि रिसर्च को कंट्री के अंदर बढ़ाया जा सके। और जो आप कह सकते हो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसके लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है? 50,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल के अंदर इसके ऊपर खर्च होंगे, मतलब रिसर्च के ऊपर ये खर्च किए जाएंगे अगले 5 सालों के अंदर। और दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ऑलरेडी बजट के अंदर अनाउंस कर चुकी थी कि हम एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने वाले हैं, और उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए हम बजट में से प्रोवाइड करेंगे। और ये एक ऑटोनमस बॉडी होगी जो रिसर्च एंड एजुकेशन बॉडीज को अपना रोल जो है वो प्ले करेगी, मतलब उनको ये फंडिंग प्रोवाइड करेगी ताकि वो रिसर्च आगे बढ़ा सकें। और ये 4 मेजर डिसिप्लिन के ऊपर काम करेंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के ऊपर ये रिसर्च करने की आज्ञा देंगे, ताकि जितनी भी बॉडीज जो रिसर्च से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हैं, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकें। और दोस्तों ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर भी शामिल कर लिया गया है इसको।
और अनुराग ठाकुर जो कि फिर से एक नए मिनिस्टर है हमारे पास, किसके, वो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। उन्होंने भी कहा है कि हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, किसका, एनिमेशन का, विजुअल इफेक्ट्स का, गेमिंग एंड कॉमिक्स का। और ये आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है बॉलीवुड जो वो है वहीं पे महाराष्ट्र के अंदर, तो वहीं पे इसको बनाने की जो है वो कोशिश की जाएगी। और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो ग्लोबल इंडस्ट्री और इंडियन इंडस्ट्री को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। तो ये भी आपने याद रखना है कि आईआईटी बॉम्बे के साथ बनाया जा रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कौन सी है, राज्यसभा के मेंबर है मध्य प्रदेश से। और हम बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जो हमारे पास है अनुराग ठाकुर जी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के वो है अनुराग ठाकुर जी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इन 2021 द अर्थ ओवरशूट डे फॉल्स ऑन विच डे, मतलब अर्थ ओवरशूट डे 2021 में किस दिन आया, क्योंकि ये हर साल अलग अलग दिन आता है, तो इसलिए 2021 का हमने बताना है। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ ओवरशूट डे का मतलब क्या है। मतलब हमें एक साल के रिसोर्सेज जो हैं वो दिए जाते हैं कि हमने एक साल के अंदर इतने यूज करने हैं, लेकिन हम उसको एक साल की बजाय 6 या 7 या 8 महीनों में क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो जिस दिन वो पूरे साल के रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं उस दिन को हम क्या कहते हैं, अर्थ ओवरशूट डे। और ये दोस्तों इस साल कब मनाया गया, 29 जुलाई को। मतलब जो पूरे 2021 के रिसोर्सेज थे वो अर्थ की पॉपुलेशन ने जो है वो 29 जुलाई को ही खत्म कर दिए। मतलब ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो होने कब चाहिए थे खत्म, 31 दिसंबर को, लेकिन वो खत्म कब हो गए, 29 जुलाई को। तो अर्थ ओवरशूट डे कब आया, 29 जुलाई को। तो याद रखना है रिसोर्सेज को बहुत ही अपनी लालचपन को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी में यूज कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के नहीं रख रहे, बस आज ही सब कुछ खत्म कर दें, इसी के ऊपर लगे हुए हैं। और अर्थ ओवरशूट डे 2020 को देखो कब था, 22 अगस्त को, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना पहले आ चुके हैं अब। तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरे साल के रिसोर्सेज हम खत्म कर ही चुके हैं, हम अगले साल के यूज कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए एक 100 डेज ऑफ पॉसिबिलिटी, एक आप कह सकते हो प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, और एक हैशटैग मूव द अर्थ डे भी जो है वो लॉन्च किया गया है, ताकि हम इसको 31 दिसंबर तक वापस ले आएं, या इससे भी आगे ले जाएं, ताकि हम रिसोर्सेज को जो अच्छे तरीके से यूज कर सकें। देखो यार, लालच का कोई एंड नहीं है ना। गांधी जी कहते थे कि सबकी जरूरत के लिए सब चीजें हैं, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए हमेशा कमी रहेंगी। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि अर्थ ओवरशूट डे जो है वो 31 दिसंबर तक लेके आना है। हमने रिसोर्सेज को कभी भी वेस्ट नहीं करना, इवन अपने फूड को, घर पे भी आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो कभी भी उसको वेस्ट नहीं करना हमने। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। लाइक करेंगे वीडियो को, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। और इसमें क्वेश्चन क्या है, इसरो जो है वो अपना एक मोस्ट एडवांस्ड जियो इमेजिंग सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर रहा है, अगस्त में लॉन्च कर रहा है, 12 अगस्त को लॉन्च करेगा। और इस जियो इमेजिंग सैटेलाइट का नाम बताना है। देखो उन्होंने नाम जो है वो सिंपल जरूर कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन के अंदर कोई सिंपल नाम नहीं मिलेगा। आंसर इसका क्या होगा, EOS-3, तो आंसर क्या है, बी। लेकिन अगर सिंपल नाम के ऊपर जाओगे तो इसका नाम होगा जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1। तो याद रखना है GISAT-1 भी इसको कहा जाएगा। और इसका काम क्या होगा, ये जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स को ऊपर से देखेगा, मतलब मॉनिटर करेगा। और आप देख सकते हो 12 अगस्त 2021 को लॉन्च किया जाएगा, और ये रियल टाइम में नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, साइक्लोन, उसकी तस्वीरें भेजेगा। मतलब एक दिन में ये 4 या 5 बार जो है वो पिक्चर्स भेजेगा, और हाई डेफिनेशन पिक्चर्स होंगी वो, जिसमें वाटर बॉडीज की, क्रॉप्स की, वेजिटेशन कंडीशन, सब फॉरेस्ट कवर, सब कुछ जो है वो इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। और इंडिया का फर्स्ट अनक्रूड मिशन, जो कि इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा, गगनयान, वो जो है वो दोस्तों 2022 में पोस्टपोन कर दिया गया है। पहले वो 2022 में ही होना था, 2021 था पहले, लेकिन 2022 हो गया था। अब भी 2022 ही है, लेकिन वो एंड में भेजा जाएगा 2022 के, में भी 2023 भी हो सकता है। और एक मिशन और भेजा जा रहा है, चंद्रयान 3 हम कहेंगे उसको, और वो 2022 में वो भी भेजा जाएगा, वो तीसरे क्वार्टर में भेजा जाएगा। और इसरो के बारे में याद रख लें, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु है, और इसरो के हेड हैं के सिवान, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, पिक्चर से करेंगे। एंड्स इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम यूज अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, कि बच्चे इसका यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि उनको ज्यादा आदत पड़ेगी कन्वेंशनल सिगरेट्स की, मतलब जो हम वैसे सिगरेट देखते हैं उनकी ज्यादा आदत पड़ सकती है, और भी टबैको प्रोडक्ट्स जो है फ्यूचर के अंदर यूज कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये डाटा है, मतलब एक रिपोर्ट है, जस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए, कि पहली बार उन्होंने ये डाटा दिया है ई सिगरेट्स के ऊपर।
और उसमें जो है वो बच्चे अगर उसका यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि उनको आदत पड़ सकती है कि वो फ्यूचर में सिगरेट्स और टबैको प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करते रहें, और इससे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट खास करके इससे जो ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है, और ये आपको कार्डियोवास्कुलर और आपको सांस लेने में दिक्कत जो है वो पैदा करेगा रेगुलर स्मोकर्स की तरह। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये डाटा है, तो इसका मतलब हमें सीरियस जो है वो लेना होगा इसको। और डायरेक्टर जनरल कौन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के? डॉक्टर टेड्रोस हैं। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? जिनेवा में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है नेशनल मॉथ वीक 2021, जो कि जुलाई के लास्ट हफ्ते में मनाया जाता है। जो पूरा हफ्ता होगा जुलाई का उसमें मनाया जाता है, क्योंकि 26 से लेके जो ये हफ्ता पूरा होगा जुलाई का लास्ट वाला, वो जाके 1 अगस्त को होने वाला है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अगस्त में चला गया, तो ये लास्ट फुल वीक नहीं है जुलाई का। तो जुलाई का लास्ट फुल वीक कौन सा है? 27 से लेके 25 तक, तो उसमें बनाया गया नेशनल मॉथ वीक। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए अगर स्किप करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 4.99% स्टेक खरीद लिया है फेडरल बैंक के अंदर। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपको पता है वर्ल्ड बैंक का एक यूनिट है, 5 में से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें ऑलमोस्ट 5% का स्टेक जो है वो फेडरल बैंक में खरीदा है। कितने में? 916 करोड़ रुपए में। फेडरल बैंक के बारे में दोस्तों याद रखोगे, फेडरल बैंक का जो एमडी और सीईओ है वो कौन है? श्याम श्रीनिवासन है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? केरला के अंदर, एग्जैक्ट प्लेस एलुवा है। और इसकी टैगलाइन है यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस मैन्यूल लॉन्च किया है। और इस मैन्यूल जो है, ये मैन्यूल बेसिकली किसके ऊपर है? ये है आप कह सकते हो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के बारे में है। और इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने बात की गई है। और गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे क्या हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, मतलब वाटर रिसोर्सेज के। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल जी। दोनों ने इसको मिलकर लॉन्च किया है। इसमें आप कह सकते हो ग्रे वाटर मैनेजमेंट, इसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें स्लज मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब आप कह सकते हो लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम किया गया है। आरबीआई ने नॉन बैंक्स को भी कह दिया कि वो आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम को यूज कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है, आरबीआई का डाटा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि 3 एडवाइजरी ग्रुप बनाए उन्होंने रेलवे इंडस्ट्री, सॉरी एयरवेज इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वो रिसेंटली बने हैं। कौन से मिनिस्टर बने? सिविल एविएशन के, आज ही हमने डिस्कस किया है। और नए मिनिस्टर हैं तो आते सार इन्होंने 3 एडवाइजरी पैनल बना दिए हैं, एक एयरलाइन के ऊपर, एक एयरपोर्ट के ऊपर, एक मेंटेनेंस और रिपेयर के ऊपर, कि यार देखो किस तरह से एयरलाइन इंडस्ट्री को हम क्या कर सकते हैं, जो है वो दोबारा से आगे बढ़ा सकते हैं। और इस ग्रुप्स के अंदर जो है वो अलग अलग एयरलाइंस के चीफ जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन इस सबको लीड कौन करेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया लीड करेंगे मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट, प्रेसिट लोन्स एंड यूग्रो कैपिटल ने पार्टनरशिप की है ताकि एमएसएमई को पैसा दिया जा सके। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इन टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। मैं क्वेश्चन इसीलिए कवर कर रहा हूं ये कि अगर आपको नहीं पता कि टीयर 3 सिटीज कौन सी होती हैं और टीयर 4 कौन से होते हैं, वो आपको यहां से पता लग जाएगा। टीयर 3 का मतलब है कि जो पॉपुलेशन होगी वो 20,000 से लेके 49,999, मतलब 50,000 से एक कम होगी, और उसको आप कहोगे टीयर 3 सिटीज। टीयर 4 मतलब उससे भी छोटी, 10,000 से लेके 19,999 तक, मतलब अगर यहां तक पॉपुलेशन है तो उसको टीयर 4 सिटीज कहोगे। तो इसमें पैसा दिया जाएगा वो सेगमेंट जो अभी तक कवर नहीं हुआ, लाइक ग्रोसरीज, फार्मा, डेयरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इनको पैसा जो है वो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन देगी। एक है प्रेसिट लोन्स और एक है यूग्रो कैपिटल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 27 जुलाई 2021 का क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कि यार किसी भी चीज को एनपीए डिक्लेयर करे कब किया जा सकता है? तो जब आप अच्छी तरह से लोन दे रहे हो, आप रीपेमेंट कर रहे हो, ईएमआईज दे रहे हो, तब तक आपका वो एसेट क्या होता है? स्टैंडर्ड एसेट। लेकिन जब आप जो है वो उसके ऊपर किस्तें देना बंद कर देते हो तो बैंक 90 डेज के बाद जो है वो उसको क्या बना देता है? सब स्टैंडर्ड बना देता है। और कब तक रहता है सब स्टैंडर्ड? 12 महीने तक। 12 महीने के बाद क्या बन जाता है? डाउटफुल बन जाता है। उसके बाद क्या बन जाता है? लॉस। ऑलमोस्ट 3 साल तक जो है वो क्या रहता है? डाउटफुल। और 3 साल के बाद बैंक क्या डिक्लेयर कर देता है? लॉस डिक्लेयर कर देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने यहां पे पूछा था कि एनपीए कब डिक्लेयर करता है, तो आंसर तो बहुत सिंपल था कि कब डिक्लेयर करता है? 90 डेज के बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कहता है क्वेश्चन ऑफ कि डाउन पेमेंट क्या होती है? आप कोई भी चीज जब खरीदने जाते हो तो वो कहता है कि भाई डाउन पेमेंट कर दो, इतने पैसे डाउन पेमेंट कर दो, बाकी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में कर लो, है ना। तो डाउन पेमेंट क्या होता है मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, यहां से आप आंसर जो है वो इस ऑप्शन में से ढूंढेंगे और फिर आप आंसर करोगे। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये काम जरूर करना है और आप लोग ये कर नहीं रहे हो।
लाइक करना है। व्यूज जो है वो कम हो चुके हैं आगे से, बीच में अनसर्टेनिटी आ गई तो आपने व्यूज कम कर दिए, साथ छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और दोस्तों बेल बटन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशन भी ऑन द टाइम जो है वो देख सकते हो। अफेयर्स क्लाउड का ये वादा रहेगा कि आपको जो है वो कॉन्फिडेंस जरूर इंक्रीज होगा। आप खुद जो है वो 1 महीना फॉलो करके देखो, जांचो अपनी नॉलेज को, आप देखो आपका कॉन्फिडेंस किस तरह से बूस्ट होता है। और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है यार, मैं आपसे खुद कर रहा हूं कि अगर आप वीडियोस को 1 महीना लगातार देख रहे हैं, पीडीएफ से 1 महीना करंट अफेयर्स को पढ़ के देखो, दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली करोगे तो आप कहोगे कि सर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, और मैं ये वादा करता हूं बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। और दोस्तों 1 साल और 2 साल के सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें लिंक से, और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लें इस कोड का यूज करके। और दोस्तों एक बात याद रखनी है कि आपने हमेशा मुस्कुराते रहना है, मुस्कुराते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, और आपने लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेके कोई भी काम नहीं करना। हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस, इसको हमेशा याद रखो और इसी तरह से पढ़ते रहो। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।